बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। क्योंकि अरस्तु यूनानी विचारक था, तो अरस्तु के विचारों पर यूनान की पृष्ठभूमि का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। अरस्तु के समय यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता थी, तो अरस्तु ने उस राजनीतिक अस्थिरता को क्रांति का नाम दिया। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों। सर्वप्रथम क्रांति का अर्थ स्पष्ट करते हैं। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा आज की क्रांति संबंधी धारणा से बिल्कुल पृथक थी। वर्तमान संदर्भ में क्रांति का अर्थ लिया जाता है कि राज्य में जनता अथवा उसके एक भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह करके शासन में परिवर्तन लाना, अर्थात सशस्त्र विद्रोह द्वारा शासन सत्ता में लाया गया परिवर्तन क्रांति माना जाता है। और ये माना जाता है कि बिना रक्तपात के क्रांति लाना संभव नहीं है। परंतु अरस्तु क्रांति का अर्थ संविधान में परिवर्तन मानकर चलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना क्रांति है। देखिए, समय के अनुसार प्रत्येक देश के संविधान में कोई ना कोई संशोधन और परिवर्तन स्वाभाविक है, और अरस्तु उस परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा देता है। वर्तमान समय में यदि हम यह मानकर चलते हैं कि जब शासन सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन आता है और किसी विद्रोह या रक्तपात के माध्यम से आता है, तो वह क्रांति है। लेकिन अरस्तु यह मानकर चलता है कि शासन सत्ता या फिर संविधान में किया गया कोई भी छोटा सा परिवर्तन भी क्रांति है। हम अरस्तु द्वारा बताई गई क्रांति की तुलना आज की क्रांतियों जैसे फ्रांस, रूस या चीन की क्रांति से नहीं कर सकते। उसकी क्रांतियों का अर्थ केवल परिवर्तन मात्र से है। तो उसने क्रांति के स्वरूप बताए हैं। देखिए, पहली है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। अब अरस्तु कहता है कि जब संपूर्ण संविधान को ही बदल दिया जाए, मान लीजिए किसी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का स्वरूप बदल दिया जाए, राजतंत्र या कुलीन तंत्र में बदल दिया जाए, तो उसे पूर्ण क्रांति की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यदि समाज या राज्य में कोई छोटा सा भी परिवर्तन आता है, मान लीजिए कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन आता है, तो उसे वो आंशिक क्रांति की संज्ञा देता है। इसी तरह रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति कहते, जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण और रक्तपात के माध्यम से हो, तो उसे अरस्तु रक्तपूर्ण क्रांति कहता है। लेकिन यदि संविधान में परिवर्तन बिना रक्तपात के, बिना किसी हिंसा के हो जाता है, तो उसे अरस्तु रक्तहीन क्रांति की संज्ञा देता है। एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगी कि अरस्तु के अनुसार क्रांति से क्या अभिप्राय है। संविधान में होने वाला हर छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति है। तो ये उसमें भी वो अंतर बताता है। पहला अंतर हमें बताता है कि पूर्ण, आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, ठीक है। और दूसरा अंतर हमें बता रहा है रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। जो तीसरा प्रकार बता रहा है वो है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए किया जाता है, तो उसे व्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा देते हैं। मान लीजिए उस राज्य की जो नागरिक हैं वो अपने शासक के कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं और वो शासक को बदलना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे
हमारे देश में पहले वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, और उनसे पहले सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब जब सरदार मनमोहन सिंह के स्थान पर ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अरस्तू की दृष्टि में ये क्रांति है। मान लीजिए पहले कांग्रेस सत्ता में थी, वर्तमान समय में भाजपा सत्ता में है, तो अरस्तू इसे क्रांति की संज्ञा देता है। तो इसी संदर्भ में वो बताता है कि व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति क्या है। कहते जब जनता का मकसद किसी व्यक्ति को बदलना है, शासक को बदलती है, तो उसे व्यक्ति क्रांति कहते हैं। और जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अव्यक्ति क्रांति कहा जाता है। इसी तरह अरस्तु नेक्स्ट बताते हैं वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। देखिए प्रत्येक राज्य में वर्ग बने हैं, धनिक वर्ग है, निर्धन वर्ग है, शक्तिशाली या कमजोर वर्ग है। और यदि किसी वर्ग विशेष के द्वारा दूसरे वर्ग को सत्ता से हटाया जाता है तो अरस्तु उसे वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की संज्ञा देते हैं। अरस्तु कहता है कि निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो धनिक व्यक्ति है वो राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। जो निर्धन व्यक्ति है, मान लीजिए मजदूर और किसान वर्ग ही देख लीजिए, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता को अपने हाथ में लेना, राजा को उसके पद से हटाना। वो राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं, तो उसे अरस्तु वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की संज्ञा देता है। और यदि मान लीजिए लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और कोई वर्ग विशेष या धनिक वर्ग के लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो वो क्रांति भी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति मानी जाएगी। इसी तरह से अरस्तु कहता है, नेक्स्ट प्रकार बता रहा है वाग्वीरों की क्रांति। कहते कई बार राज्य में ऐसे करिश्माई नेता आ जाते हैं जो अपने भाषण और नारों के माध्यम से जनता को अपनी बातों में ले लेते हैं, ठीक है, और अपने चमत्कारिक शब्दों के माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं। और जनता को ऐसा महसूस होता है कि यदि अमुक व्यक्ति सत्ता में आ जाएगा तो वो उनके हित में कार्य करेगा। तो ऐसे वाग्वीरों या ऐसे व्यक्तियों के भाषणों से प्रभावित होकर वो शासन सत्ता में परिवर्तन ले आते हैं। तो इस क्रांति को कहा जाता है वाग्वीरों की क्रांति। इस तरह अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचारों में सर्वप्रथम हमें बताया कि क्रांति से क्या अभिप्राय है और क्रांति कितने प्रकार की है। अब आता है कि क्रांति का उद्देश्य क्या है। वो 5 उद्देश्य बता रहा है। पहला है कि प्रचलित संविधान के स्थान पर अन्य संविधान की स्थापना, जैसे राजतंत्र को हटाकर कुलीन तंत्र की स्थापना करना। देखिए वो शासन और राज्य और संविधान में कोई अंतर लेकर नहीं चल रहा, या हम कहें कि वो संविधान और सरकार में कोई अंतर नहीं कर रहा। मान लीजिए राजतंत्र है, राजतंत्र का जो राजा है वो निरंकुश हो गया है, वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ है, जनता के हितों को इग्नोर कर रहा है। तो जनता जो वहाँ का एक वर्ग विशेष है, तो वो क्या कर सकता है, राजा को उसके पद से हटाकर सत्ता को अपने हाथ में ले सकता है। तो वो क्या है, क्रांति का एक माध्यम बन जाता है। इसी तरह प्रचलित संविधान में ही शासक वर्ग के व्यक्तियों को बदल देना, जैसे पुराने राज्य के स्थान पर पुराने राजा के स्थान पर नए राजा की नियुक्ति करना। तीसरा वो बता रहा है कि प्रचलित संविधान में गुणात्मक परिवर्तन करना, जैसे लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र बनाना। और नेक्स्ट बता रहा है कि प्रचलित संविधान के रहते हुए किसी नए पद की स्थापना करना या फिर पुराने पद को समाप्त करना। अर्थात क्रांति का उद्देश्य है संविधान में यदि कोई कमी महसूस होती है, उस कमी को यदि दूर किया जाता है तो अरस्तु उसे क्रांति की संज्ञा देता है।
मान लीजिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और किसी व्यक्ति विशेष में इतनी है, उसमें नेतृत्व में चमत्कारी नेतृत्व है, वो सत्ता अपने हाथ में लेकर उसे राजतंत्र में बदल देता है, ये तो देखिए क्रांति है। लेकिन मान लीजिए कि लोकतंत्र में कुछ कमियां, अब वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र देख लीजिए, उसमें हमें कई कमियां नज़र में आती हैं और विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यदि संविधान संशोधन के माध्यम से उन कमियों को दूर किया जाता है तो वो क्रांति है। तो क्रांति का उद्देश्य क्या हो गया कि संविधान में जनता के हित में, राज्य के हित में किया गया कोई भी छोटा या बड़ा परिवर्तन, वो अरस्तू की नज़र में क्रांति है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे क्रांति के कारण। धन्यवाद।